हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर आ गए हैं आपको पढ़ाने। हमारा सीए इंटर लॉ का कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर 1 चल रहा था। आज हम तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था प्रिलिमिनरी, उसका नाम था। हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, इसकी क्या डेफिनेशंस है, इसका क्या पार्ट है। ये देखिए, हमने ये शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पढ़ लिया था। प्रिलिमिनरी ऑफ दिस चैप्टर जो हमारे कवर्स किया था, एप्लीकेशन पढ़ लिया था। अब हम डेफिनेशंस पे थे। चलिए एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इन शॉर्ट। ये देखिए, इंट्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ लिया था। जो हमारी कंपनीज एक्ट है वो कंसोलिडेट और अमेंड करती है लॉ रिलेटिंग टू द हमारी कंपनीज। ये कब से कब तक लागू हुई थी, इसके सेक्शंस कैसे कैसे एप्लीकेबल हुए थे, ये सब हमने देखा था। शॉर्ट टाइटल देखा था, एक्सटेंड देखा था, कमेंसमेंट देखा था, एप्लीकेशन देखा था, स्पेशल कंपनीज एक्ट देखी थी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल है। हमने डेफिनेशन शुरू की थी। हमने ये चार्ट भी देखा था। हमने डेफिनेशन शुरू की थी जो सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में आती है। हमने ये सारी डेफिनेशंस कर ली थी। आज हमको बॉडी कॉर्पोरेट से शुरू करना है, तो आइए बॉडी कॉर्पोरेट से शुरू करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, ये रहा बॉडी कॉर्पोरेट हमारा। आइए हम ये वाली डेफिनेशन शुरू करते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, इसको कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। ये इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। ये एक ऐसी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, लेकिन कुछ चीज़ें ये इंक्लूड नहीं करती जो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। ये पहला पॉइंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती, जो लॉ रिलेट करती है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सेकंड क्या है, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो इस कंपनी लॉ में स्पेसिफाई नहीं की गई, डिफाइन नहीं की गई, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो बस यही दो डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। आइए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के बाहर बनी हो, लेकिन कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो। बाकी सारी चीज़ें जो होंगी वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। इस डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। बुक एंड पेपर। बुक और पेपर, ये क्या होता है? तो आइए देखते हैं। बुक और पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट। जब हम अपनी कंपनीज की अकाउंट्स बनाते हैं तो वो जो अकाउंट्स होती हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो डीड्स होती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो वाउचर्स होते हैं, जो राइटिंग्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मिनट्स होती हैं, जो मीटिंग्स की जो मिनट्स बनती हैं, रजिस्टर मेंटेन होते हैं पेपर पे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे, वो सारी बुक और पेपर कहलाते हैं। जैसे आइए दोबारा से देखते हैं। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गई, एक तो डीड्स हो गई, वाउचर्स हो गए, राइटिंग्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, मिनट्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, ये सारे हमारे बुक्स और पेपर होते हैं। आइए 13 डेफिनेशन पे चलते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी बुक्स एंड पेपर में, सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट। आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? जो भी कंपनीज की जो बुक्स बनती हैं, अकाउंट्स खाते बनते हैं, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं। आइए देखते हैं। इंक्लूड रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड। जितने भी हम पैसा मिलता है या खर्च किया जाता है कंपनी के द्वारा, वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में आती है। मैटर रिलेशन टू द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे खर्चे या रिसिप्ट होती है वो सारी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड्स होती हैं। सारी हमारी सेल्स और परचेज जो होती हैं गुड्स की और सर्विस की, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती हैं। हमारी जो सारी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी की, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती हैं। और एक फोर्थ आइटम है, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जो भी हमारे गुड्स बनाए जाते हैं, वो जो कॉस्टिंग निकाली जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉस्टिंग एक ऐसा पार्ट है जो मतलब कंपनी को प्रॉफिट हैंडल करने में मदद करता है। अगर हमारा
एक्सपेंस अगर हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो लॉस हो सकता है, इसलिए कॉस्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो उसकी भी बुक्स बनती हैं, उसको भी मेंटेन किया जाता है। ये हमारे कंपनी लॉ में सेक्शन 148 में है। देखिए, द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 148 इन द केस ऑफ अ कंपनी विच बिलोंग्स टू एनी क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन। तो आइए एक नीचे डायग्राम दिया गया है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? In case of company specified under section 148 item cost section under section 148 subsection 1 2 3 other companies में receipt and expenditure sale and purchase asset and liabilities, ये सारी चीज़ें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में आती हैं। ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया चार्ट बनाया है। एक बार और सेक्शन 148 देख लेते हैं क्या होता है, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। of the Companies Act 2013 authorized central government to specify audit of items of cost in respect ऑफ सर्टेन कंपनीज। कुछ कंपनीज होती हैं जिसके रिस्पेक्ट में जो हमारी कॉस्ट होती है उसका स्पेशल ऑडिट भी होता है। तो आइए आज अब हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं। ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द कंपनी। जो भी कंपनी के द्वारा एनी एस्टेब्लिशमेंट जो एस्टेब्लिश की जाती हैं वो ब्रांच कहलाती हैं। जैसे किसी कंपनी की अगर मान लीजिए दिल्ली में अगर कोई ब्रांच मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस, और उसकी ब्रांच मुंबई में है, तो ये ब्रांच कहलाएगी मुंबई वाली जो हमारी ऑफिस होगी, तो उसी को कहा जाता है ब्रांच ऑफिस। आइए 15 डेफिनेशन देखते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। कॉल्ड अप कैपिटल वो होता है जो भी कैपिटल जो होती है हमारी ऑथराइज कैपिटल, उसमें जो जितना पैसा मंगाया जाता है वो हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाई जाती है। मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए मंगाई जाती है, जिस मतलब पैसा मांगा जाता है हमारे शेयर होल्डर से। 16 डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक ऐसा होता है जो कंपनी लोन वोन लेती है तो अपने एसेट्स को गिरवी रखती है, तो उस पर चार्ज क्रिएट होता है, तो उसी को चार्ज कहा जाता है। ये देखते हैं। चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लीन, गिरवी रखना, क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग। कंपनी के और भी जो अंडरटेकिंग होते हैं उस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है, और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड द मॉर्गेज। कुछ भी सिक्योरिटी दी जाती है कंपनी अपने जिनसे पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं, उनको सिक्योरिटी दी जाती है उस, और मॉर्गेज भी इसमें इंक्लूड होता है, उसी को चार्ज कहा जाता है। ताकि ये ऐसा किया जाता है क्योंकि अब हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे, इसका भी पूरा चैप्टर है कि कंपनी फिर उस एसेट्स को किसी और के यहाँ गिरवी रख के पैसा ना उठा पाए, ना ही किसी और से धोखाधड़ी कर पाए, इसलिए ये चार्ज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है खासकर कॉरपोरेट में। आइए 17 डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। चार्टर्ड अकाउंटेंट की डेफिनेशन है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज बी। क्लॉज बी में डिफाइन किया गया ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। हम जो सीए कर रहे हैं इसका एक एक्ट है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से सेटअप किया गया है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास किया गया था 1949 में। सेक्शन 2 जो है इसका जो डेफिनेशन होता है, सारे जो जितने भी इंडिया में लॉ बनाए जाते हैं उसका सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेटेड किया जाता है। सेक्शन 2 में सब सेक्शन 1 में जो क्लॉज बी है उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके पास एक वैलिड सीयूपी है। सीयूपी मतलब जब भी आप सीए बन जाएंगे तो फिर आपको या तो 2-3 ऑप्शन रहते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वहाँ से इंस्टीट्यूट से अपना सीयूपी लेना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट। आइए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। 18 डेफिनेशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आइए ये डेफिनेशन क्या है देखते हैं। मीन्स एंड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज सच बाय इट्स। सीईओ जो होता है वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी का काम करवाने में मदद करता है, ये सबसे बड़ा चीफ होता है। आइए अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। 19 चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। ये हमारे कंपनी का टॉप फाइनेंस ऑफिसर होता है, जो सारे
हमारे फाइनेंस का देख रेख रखता है। दिस डेफिनेशन ऑफ CEO एंड CFO शुड बी read with section 2 subsection 51 and 203 which deals with the definition of appointment of key managerial personnel of the Companies Act 2013। ये जो डेफिनेशन है CEO और CFO की should be read with section 2 subsection 51 and 203 which deals with the definition of key managerial person of the Companies Act 2013। आइए 20 डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर डेफिनेशन में कि कंपनी हमारा पुराना एक्ट था 1956 का, और अब इसको हमने अमेंडमेंट करके जो भी हमारा नया एक्ट किया है ये 2013 का कंपनीज एक्ट है। तो वही बताया गया है इसमें, जो अगर 2013 में जो कोई कंपनी बनेगी या 1956 में जो कंपनी बनेगी वो सभी कंपनी कहलाई जाएगी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। आइए एग्जांपल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1973, टाटा स्टील लिमिटेड कॉर्पोरेशन इन ईयर 1907, इन्फोसिस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1981। सच कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये सारी जो कंपनी है वो 1956 के अंडर दिस एक्ट बनाई गई हैं, और प्रीवियस कंपनी लॉ are also included in the above definition for being treated as a company। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कंपनी जो होती है हमारी, उसमें बिना पैसे के तो कंपनी चलती नहीं। तो कंपनी हमारी देखते हैं दो तरीके की होती है। एक तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। आइए दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इसकी जो मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है कंपनीज के, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, वो एक कंपनी का बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसको हम बाद में डिटेल में बताएंगे। उसमें लिखा जाता है कि कंपनी क्या है, कैसे है, कैसी कंपनी है, उस पर उनकी मेंबर्स की कितनी लाइबिलिटी है, ये सब चीज़ें मेमोरेंडम में लिखी जाती हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। ये जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है, इसमें जब भी कंपनी बंद की जाती है तभी उनके शेयर होल्डर से पैसा मांगा जाता है, उससे पहले पैसा नहीं मांग सकते। तो यही कुछ बताया गया है इसमें। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। जो भी मेमोरेंडम में अमाउंट होगा सिर्फ उसी तक लिमिटेड है। टू द सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक, जो मेंबर्स होते हैं वो कितना दे सकते हैं उसमें स्पेसिफाई रहता है। टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बिंग बाउंड ऑफ। जब भी कंपनी बंद होगी उस समय कितना पैसा अपने मेंबर से लिया जाएगा, तो वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वो कहलाई जाती हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अकाउंट। इसमें जो हमारी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। इसमें जो शेयर्स होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, इस पर आपने 4 रुपये पेड किया और 6 रुपये अभी अनपेड है, तो कंपनी सिर्फ आपसे 6 रुपये मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती। लेकिन गारंटी में क्या है, उसमें एक अमाउंट स्पेसिफाई होता है, उसमें कंपनी उस अमाउंट को पूरा आपसे मांग सकती है कि इतना, मतलब कंपनी जब बाउंड अप होगी तो जितना पैसा लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। ये शेयर्स वाले में जो भी होता है इसकी एक लिमिट होती है, लेकिन गारंटी वाले में इसकी लिमिट नहीं होती। इसमें आपको अपने शायद अब आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचकर पैसा देना पड़े क्योंकि आपने गारंटी दी है। आइए देख लेते हैं एग्जांपल क्या है इसमें। अ शेयर होल्डर हु हैज़ पेड ₹75 ऑन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100। 100 रुपये का शेयर है, उसमें जो शेयर होल्डर ने 75 रुपीज़ ही पेड किए हैं, लेकिन 25 रुपये भी अनपेड है। कैन बी कॉल्ड अपॉन पे द बैलेंस ऑफ ₹25 ओनली। जो कंपनी है वो सिर्फ 25 रुपीज़ ही मंगवा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। आइए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रीब्यूटरी मीन्स अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द एसेट्स द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग बाउंड अप। जो भी हमने ये वाली डेफिनेशन की थी लिमिटेड बाय गारंटी वाली,
इसमें जो लोग होते हैं, जो भी मतलब इन केस ऑफ वाउंड अप जो भी अपने कंट्रीब्यूट करते हैं एसेट्स ऑफ द कंपनी, उन्हें कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। मीन्स द पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाउंड अप। जो भी पैसा देते हैं उस समय उनको कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट a person holding fully paid up shares in a company shall be considered as a contributor। अगर वो एक फुल्ली पेड अप शेयर होल्ड करता है कंपनी में, उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ कंट्रीब्यूटरी। आइए 27 डेफिनेशन देखते हैं। कंट्रोल, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। कंट्रोल क्या होता है, ये लास्ट डेफिनेशन होने जा रही है आज की हमारी। कंट्रोल shall include the right to appoint majority of its director or to control the management or policy decision exercisable by a person or person acting individually or in concert, directly or indirectly। जो कंट्रोल होता है वो एक राइट होता है कि आप अपने जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को हटा भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी को एक्सरसाइज करे बाय पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इज कंसर्ट, उनको हटाने का और अपॉइंट करने का आपके पास राइट होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडेड बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। चाहे अपने शेयर होल्डिंग से उस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट की राइट से, जो भी आपके पास है। और शेयर होल्डर एग्रीमेंट से, अगर शेयर होल्डर ने कोई ऐसा एग्रीमेंट कहा है कि आप मतलब डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं, तो उस एग्रीमेंट से, और वोटिंग एग्रीमेंट से, और इन एनी अदर मैनर, और भी अगर कई सारे तरीके होंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड रिलेवेंट फॉर द प्रोविजन रिलेटिंग टू सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये एक मतलब इसमें बहुत चीज़ें इंक्लूड भी हो सकते हैं। दो डेफिनेशन दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव, एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव डेफिनेशन जो होती है वो लाइक का एग्जांपल होती हैं कि ये भी इंक्लूड हो सकता है, वो भी इंक्लूड हो सकता है। लेकिन जो हमारी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होगी वो जितना डेफिनेशन में लिखा है सिर्फ वहीं तक ही रेस्ट्रिक्ट रहती है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें मतलब ये नहीं है कि इसमें जो लिखा है सिर्फ यही आएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड रिलेवेंट और द प्रोविजंस, ये जो प्रोविजंस है हमारे रिलेटिंग टू सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, जो भी सब्सिडरीज है हमारी कंपनी की और जो होल्डिंग कंपनीज है उस पर भी ये एप्लीकेबल होगा। तो 30 जो हमारी डेफिनेशन है डिबेंचर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आपको मज़ा आया हो, अगर समझ में आया हो, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो मेरी आवाज़ से लेके, मेरी स्पीड से लेके, मेरे पढ़ाने के तरीके से लेके, तो आप बताइएगा, मैं उसको सुधार में लाऊँगा, सुधारूँगा और इम्प्रूव करूँगा अपनी तरफ से। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।